क्लास 11 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहले चैप्टर को हम समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा और लेसन नंबर 1 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आज हमारा लेसन नंबर 1 जो होगा वह प्रमुख रूप से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स इसके और बचे हैं। आइए तो इन वीडियो को इसको हम देख लेते हैं। वीडियो के अंतर्गत सबसे पहला आता है अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। सब क्लास 10th में पढ़ के अपन बैठे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद के बनने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम प्रमुख रूप से रासायनिक अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो वे क्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से अभिकारक से किसके निर्माण का कार्य किया जाता है, उत्पाद के निर्माण का कार्य किया जाता है। पाए जाने वाले इस प्रकार के समीकरण को हम रासायनिक समीकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। रासायनिक समीकरण की कुछ शर्तें होती हैं। इसमें पाए जाने वाले पदार्थ को, अभिकारक को या उत्पाद को उसके अणु या परमाणु के रूप में आप लिखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पाए जाने वाला रासायनिक समीकरण जो होगा उसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया का तीर उपस्थित रहने का कार्य करता है। तीर के पाए जाने वाला जो टेल वाला भाग होता है, यह है टेल वाला भाग, मतलब पूंछ वाला भाग। पूंछ वाले भाग की तरफ जो पदार्थ उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, इनको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अभिकारक या रिएक्टेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अभिकारक जो होते हैं वो सदैव कहाँ की ओर उपस्थित होते हैं, अभिक्रिया के तीर की पूंछ की ओर उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। और जो पाए जाने वाला प्रमुख रूप से आपका उत्पाद होता है, उत्पाद यह प्रमुख रूप से पाए जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया के सिर की ओर, ये तीर है, इस तीर के सिर की ओर प्रमुख रूप से यह उपस्थित रहने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ तथा उनकी अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जिन अभिक्रियाओं को उपयोग में लाया जाता है, उन्हें हम रासायनिक समीकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। शर्त याद रखनी है कि रासायनिक समीकरण में पाए जाने वाले अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारक और उत्पाद को अणु या परमाणु के रूप में लिखने का कार्य किया जाता है। दोनों के मध्य में एक रासायनिक अभिक्रिया का तीर उपस्थित होगा। तीर के एक भाग जो प्रमुख रूप से टेल होता है, टेल की तरफ या पूंछ की तरफ प्रमुख रूप से अभिकारक होते हैं और सदैव प्रमुख रूप से तीर के सिर की ओर जो होते हैं वह उत्पाद उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स आते हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आने का कार्य करते हैं। अगला देखो, रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखा है रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले महत्व के अंतर्गत आता है कि अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के नाम व रासायनिक सूत्र प्रमुख रूप से इसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या क्या किया जाता है, अभिक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके नाम व उनके रासायनिक सूत्रों को व्यक्त करने का कार्य किया जाता है। जैसे अभिक्रिया ले ली हमने, तो इस अभिक्रिया में ये अभिकारक हैं, कहाँ पे लिखे हैं, पूंछ के इस तरफ लिखे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। तो इनमें जो पाए जाने वाले जैसे जिंक है, जिंक को किससे प्रदर्शित कर रहा है, Zn के द्वारा प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है। H2SO4 है, अम्ल है, तो इसको प्रमुख रूप से हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो क्या महत्व है, तो ये महत्व है कि अभिक्रिया में जो पाए जाने वाले अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनको सदैव प्रमुख रूप से उनके नाम या रासायनिक सूत्र के द्वारा हम लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखो, अभिकारक को भी हमने रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखा, जिंक को Zn से लिखा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से लिखा। इसी प्रकार से उत्पाद की ओर जिंक सल्फेट को हमने ZnSO4 से लिखा और हाइड्रोजन को प्रमुख रूप से H2 के द्वारा हमने लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य किया। इसके बाद आ जाओ, दूसरे पॉइंट में लिखा है इसके द्वारा पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस की जानकारी जो होती है वह प्रमुख रूप से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके द्वारा ये पता चल जाता कि हम प्रमुख रूप से जो अभिकारक या उत्पाद जो हमारा बन रहा है, अभिकारक ले रहे हैं या उत्पाद जो हमारा बन रहा है वह किस अवस्था के अंतर्गत है, भौतिक अवस्था के अंतर्गत है। उसकी भौतिक अवस्था मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, किस अवस्था के अंतर्गत वह उपस्थित है। देखो, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर ये एरो लगा है, मैंने बताया है आप लोगों को, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, जब हाइड्रोजन जब ऐसे एरो ऊपर की तरफ लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में प्रमुख रूप से मुक्त होने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो आपने एरो के द्वारा ये पता कर लिया ना कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाली ये गैस के रूप में हाइड्रोजन यहाँ से निकलने का कार्य कर रही है। अब जैसे जिंक है, जिंक के ऊपर हम नीचे प्रमुख रूप से लिख देते ठोस, लिख दिया, इसके नीचे S लिख देते या L लिख देते, तो ये पता चल जाता ना कि ये ठोस अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में। तो रासायनिक समीकरण जो होता है इसके द्वारा ये ज्ञात कर लिया जाता है कि पाए जाने वाला या लिया जाने वाला पदार्थ जो है वह प्रमुख रूप से किस अवस्था के अंतर्गत लेने का कार्य हम कर रहे हैं। भाई, उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस की है, द्रव की है कि गैस की है। तीसरे पॉइंट में आओ, पदार्थों के परमाणु या अणुओं की संख्या को व्यक्त कर लिया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसमें उपस्थित अणुओं और परमाणुओं की संख्या को हम ज्ञात करने का क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। जब जिंक में देखें तो जिंक का प्रमुख रूप से पाए जाने वाले परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है।
H2SO4 में देखो तो हाइड्रोजन के पाए जाने वाले कितने परमाणु उपस्थित हैं? 2। सल्फर का कितना उपस्थित है? 1। ऑक्सीजन कितने उपस्थित हैं? 4। ZnSO4 में जिंक का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो भैया इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? पदार्थ के अणु परमाणु को भी हम प्रमुख रूप से ज्ञात करने का कार्य कर सकते हैं। अगला आ जाओ, इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। ये अभिक्रियाएं आपने पढ़ी है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा को देने का कार्य करना पड़ता है। शोषी मतलब अवशोषित करना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य किया जाए उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रमुख रूप से हमें ऊष्मा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसके द्वारा पता कर लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन अगर हम लेते हैं उसके ऊपर लिख दिया हमने, एट लास्ट में हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने उत्पाद की तरफ लिख दिया प्लस 33.04 लिख दिया हम लोग। तो अब 33.04, तो ये क्या पता कर रहा है? ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये ऊर्जा हमें प्राप्त होने का कार्य कर रही है। तो ऊर्जा जब प्राप्त होगी तो अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। और बाय द वे अगर मान लीजिए हम लिख देते -33.04, मान लीजिए हम -33.04 लिख देते, तब क्या होता? तब इस अभिक्रिया में हम ऊष्मा को देने का कार्य कर रहे होते। तो इस बात को विशेष तौर पे याद रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम उसकी ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा ज्ञात करने का कार्य कर सकते हैं। अगला आ जाओ, लास्ट पॉइंट लिखा है, इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको मालूम है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको मालूम है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद के निर्माण का कार्य कर लिया जाता है परंतु उत्पाद से अभिकारक के निर्माण का कार्य नहीं होता। पाए जाने वाली इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से अभिकारक बनने का कार्य करें उनको हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो याद रखना है इस चीज़ को कि हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती तो एरो ऐसा लगा देते हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है तो ऐसे एरो लगा देते हैं। ऊपर का एरो जो होता है ये अग्र अभिक्रिया, और नीचे का जो एरो होता है वो पश्च अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगर अभिक्रिया में कहीं ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो A+B एरो लगा के लिख दें C+D है, तो भैया इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, A+B से C+D बन रहा, लेकिन C+D से A+B के निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता। तो ये अभिक्रिया जो होती है, इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए हमने लिखा A+B और एरो मान लीजिए ऐसा लगा देते, तब क्या होता? तब इस अभिक्रिया में ये होता कि A+B से अग्र अभिक्रिया में, ऊपर का एरो किसको मानता है? अग्र अभिक्रिया को। तो A+B जो है अभिकारक से अग्र अभिक्रिया में C+D के निर्माण का कार्य कर लिया जा सकता है। और पाई जाने वाली पश्च अभिक्रिया में, नीचे का एरो जो है क्या बताएगा? पश्च अभिक्रिया में। और पश्च अभिक्रिया में प्रमुख रूप से C+D से किसके निर्माण का? A+B के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। मतलब अभिकारक से उत्पाद ही बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक के निर्माण का भी कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत एरो जो होता है ना, अभिक्रिया का तीर, इसको देख कर हम ये पता कर लेते हैं कि पाई जाने वाली अभिक्रिया प्रमुख रूप से किस प्रकार की है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रमुख रूप से उसके अंतर्गत क्या है? उपस्थित है। इस प्रकार से ये टॉपिक आज हमारा लेसन नंबर 1 जो है वह प्रमुख रूप से पूर्णतः फिनिश होता है, पूर्णतः पूरा होता है। लेसन नंबर 2 के लिए मैं फिर से पुनः नए वीडियो बनाने के साथ आपके साथ कार्य करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।